हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम आगे के पार्ट को स्टडी करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट रेगुलेशन से, यानी कि इंडिया में कौन से एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स फॉलो किए गए, कब डीवैल्यूएशन हुआ, कब कौन सी रेगुलेशन आई, कब कौन सी रेगुलेशन हटी और क्यों हटी। इन सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया वो था पार वैल्यू सिस्टम। पार वैल्यू सिस्टम में गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू किसी भी एक फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स कर देती है, यानी कि एक एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। अब हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया है तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 60 रुपये, और इसके साथ साथ मार्केट में यूएस डॉलर की कुछ डिमांड भी होगी और कुछ सप्लाई भी होगी। हो सकता है कि यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडियन मार्केट में। गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि $1 बराबर है 60 रुपये, तो जिनके पास भी डॉलर होगा वो सरकार के पास पहुंच जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप मुझसे डॉलर ले लो और इसके बदले में रुपए दे दो। तो सरकार इतने सारी सप्लाई जो आ रही है यूएस डॉलर की, उसके बदले में जो उन्हें रुपए देने हैं, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगी। तो ये जो मिसमैच हो रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में और मार्केट एक्सचेंज रेट में, सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि ये दोनों मार्केट रेट और फिक्स्ड रेट सेम रहें। इसके लिए सरकार सेंट्रल बैंक की हेल्प लेती है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सेंट्रल बैंक बना के रखता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार बना के रखता है, उसमें से वो डॉलर निकाल के सप्लाई को बढ़ा देगा या फिर सप्लाई को कम कर देगा। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, ताकि मार्केट का एक्सचेंज रेट हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बराबर रहे। ये होता है पार वैल्यू सिस्टम। हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया और हम लोग मार्केट रेट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। पार वैल्यू सिस्टम इंडिया ने स्टार्ट किया 1947 में। उस टाइम पर इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू को लिंक किया पाउंड स्टर्लिंग के साथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जीबीपी भी बोलते हैं, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। उस टाइम पर इंडिया की सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड यूनाइटेड किंगडम के साथ होती थी, इसलिए हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दिया यूनाइटेड किंगडम की करेंसी के साथ। ये सिस्टम हमने 1971 में ख़त्म कर दिया, जब हमारी ट्रेड बाकी की कंट्रीज़ के साथ भी बढ़ने लगी। ये सिस्टम काम कैसे करता था ये देखते हैं। मान लो आज 1 ग्राम सोने की कीमत है इंडिया में 100 रुपये, और वही 1 ग्राम सोने की कीमत यूके में है 1 पाउंड। तो हमने गोल्ड के प्राइसेस की मदद से एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लिया इंडियन रुपी और जीबीपी के बीच में। तो 1 पाउंड बराबर हो गया 100 रुपये। हमने सिर्फ एक ही करेंसी के साथ अपना एक्सचेंज रेट फिक्स किया है। अगर किसी भी दूसरी करेंसी के साथ हमें एक्सचेंज रेट निकालना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का एक्सचेंज रेट क्या है उस करेंसी के साथ। यानी कि हमने सिर्फ जीबीपी के साथ अपनी करेंसी को लिंक किया, हमने और किसी भी करेंसी के साथ अपना एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं किया है। हमने डॉलर के साथ अपना एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं किया है, हमने जापानीज येन के साथ भी अपना एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं किया है। अब मान लो हमें यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में एक्सचेंज रेट निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि यूएस डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बीच में एक्सचेंज रेट क्या है। मान लो वो है 1 पाउंड बराबर $2। तो इसके साथ हम इक्वेट करके एक्सचेंज रेट निकाल लेंगे इंडियन रुपी में और यूएस डॉलर में, जो कि आ जाएगा $1 बराबर 50 रुपये। इसको एक और बार देखते हैं। हमने इंडियन रुपी और जीबीपी के बीच में प्राइसेस को फिक्स कर लिया, यानी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लिया, और किसी करेंसी के साथ हमने एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं किया है।
अगर हम किसी दूसरी करेंसी के साथ इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक्सचेंज रेट देखेंगे जीबीपी के बीच में और उस दूसरी करेंसी के बीच में। उसके बाद हम दोनों को इक्वेट कर देंगे ताकि हम लोग इंडियन रुपी के साथ एक्सचेंज रेट निकाल पाए। 1971 में हमने गोल्ड का इस्तेमाल करके एक्सचेंज रेट निकालना बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद 1975 तक इंडिया ने इंडियन रुपी की वैल्यू को फिक्स रखा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ। 1975 में ये लिंक ख़त्म करने के बाद इंडिया ने इंडियन रुपी की वैल्यू को एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ लिंक कर दिया, यानी कि एक से ज़्यादा करेंसी के साथ हमने अपनी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया। इस टाइम पर जैसा कि मैंने आपको समझाया, आरबीआई इंटरवीन कर रहा था रुपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। रुपी का जो मार्केट का एक्सचेंज रेट है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू निकला हुआ एक्सचेंज रेट है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बराबर रहे। हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि पार वैल्यू सिस्टम में सरकार अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है और मार्केट एक्सचेंज रेट को उसके बराबर रखने की कोशिश करता है। इसके लिए सरकार यूज़ करती है अपने विदेशी मुद्रा भंडार का, यानी कि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। लेकिन अगर किसी भी सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ जाती है तो उस केस में क्या करेगी सरकार? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आज $1 की कीमत है 60 रुपये। इसका मतलब है कि जिसको भी डॉलर खरीदना है वो 60 रुपये का खरीद सकता है, किसी को बेचना है तो 60 रुपये का वो बेच सकता है। अब मार्केट में क्या हुआ कि यूएस डॉलर की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सरकार ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर रखा था। इसका मतलब कि जो भी सरकार के पास आके यूएस डॉलर मांग रहा है, 60 रुपये के बदले में सरकार को उसको डॉलर देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं कि वो इतनी डिमांड को पूरी कर पाए। तो इस केस में सरकार क्या करेगी? सरकार डीवैल्यूएशन करेगी। रुपये की डीवैल्यूएशन का मतलब है कि हम यूएस डॉलर के प्राइस को बढ़ा देंगे। पहले हमें $1 60 रुपये में मिल रहा था, अब हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस $1 को खरीदने के लिए, यानी कि रुपये की वैल्यू को हम लोग कम कर रहे हैं, रुपये को हम डीवैल्यू कर रहे हैं। रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट में यूएस डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं उस डिमांड को पूरी करने के लिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम प्राइस बढ़ा देंगे यूएस डॉलर का ताकि डिमांड कम हो जाए और हम लोग अपने इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएं। अब हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स्ड था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जब हम होम करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। इंडिया के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम पड़ गई और इंडिया को इंडियन रुपी को डीवैल्यू करने की ज़रूरत पड़ी। हम जानते हैं कि 1975 तक इंडियन रुपी की वैल्यू लिंक्ड थी जीबीपी के साथ। उस दौरान हम 5 ईयर प्लान्स भी फॉलो कर रहे थे और नए नए हमने प्लान स्टार्ट किए थे। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने हेवी इंडस्ट्रीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया, हमने बहुत पैसा लगाया। वो पैसा आया कहाँ से? सरकार वो सारा पैसा उधार पर ले रही थी, लोन ले रही थी अपने 5 ईयर प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए। इसके साथ साथ 1962 में इंडिया चाइना के साथ वॉर पर था। 1965-66 में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई थी। उसी दौरान इंडिया पाकिस्तान के साथ भी वॉर पर था। इन सब रीजंस की वजह से इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, जब भी किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो उस देश की करेंसी की वैल्यू कम होने लगेगी। जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन आएगा तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होने लगेगी।
जब इंडिया बहुत ज़्यादा बोरो कर रहा था, लोन ले रहा था, उसकी वजह से भी इंडियन रुपी में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, इंडियन रुपी की डिमांड कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी कम होने लगेगी। इन सब रीजंस की वजह से क्या हो रहा था, हमने तो एक्सचेंज रेट फिक्स कर रखा है, लेकिन मार्केट एक्सचेंज रेट में रुपी की वैल्यू कम होती जा रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कि वो डीवैल्यूएशन करे, अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रुपी की वैल्यू को कम कर दे। इसीलिए 1966 में इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया 36.5% तक। इसका मतलब है कि हमने रुपी की वैल्यू को 36% कम कर दिया। इसके बाद फिर 1991 में इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया 9% से। 1991 में इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आए हुए थे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था, तो हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, तो 2 दिन बाद आरबीआई ने फिर से रुपी को डीवैल्यू किया 11% से। इस टाइम तक इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि हम लोग मार्केट एक्सचेंज रेट को अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बराबर रख ही नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अब छोड़ देना है, पार वैल्यू सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया और इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अपना लिया, जिसमें एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होता है। अभी तक हमने देखा कि इंडिया पार वैल्यू सिस्टम से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर कैसे आया। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशंस की। 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, जो कि बदल दिया गया 1973 में, जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आया। ये नया एक्ट पुराने एक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रिक्ट था। याद करो 1973 वो समय था जब इंडिया अपनी नीड्स के लिए फॉरेन मार्केट पर निर्भर करता था, ऑयल खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए और मशीनरी खरीदने के लिए। इंडिया की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और इंडिया की एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली बहुत कम थी, यानी कि इंडिया में विदेशी मुद्रा कम आ रही है और हमें विदेशी मुद्रा की पेमेंट ज़्यादा करनी है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम लोग बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है उसका। इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आया। ये एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट था और इसमें हमने प्रावधान बनाया था कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा कोई भी पर्सन अर्न करता है, मान लो किसी एक्सपोर्टर ने विदेश में सामान बेचा, उसके पास विदेशी मुद्रा आई, तो उसको वो विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास जमा करानी ज़रूरी थी। इसीलिए इस एक्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी लगी, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने का भी प्रावधान इसमें रखा गया, ताकि लोग ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो भी करें। ये एक्ट 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद बदल दिया गया। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम लोग निवेश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो तब उसको खरीद लो और वो महंगी हो जाए तब उसको बेच दो। स्पेक्यूलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, हेजिंग होती है, आर्बिट्राज होता है, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश करना शुरू कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो डिमांड को और सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बैंक्स को इतनी पावर नहीं देनी है। और इंडिया में जनरली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रखा है अपनी बैंकिंग को। हमने बैंक्स को बहुत ज़्यादा खुला नहीं छोड़ा है। हमने उनको अलाउ नहीं किया है कि वो खुले में जितना चाहे उतना निवेश कर सकें। हमने काफ़ी हद तक बैंक्स को कंट्रोल करके रखा है। 1978 में पहली बार आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ कर दिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है?
जब भी कोई बैंक आज के दिन कोई विदेशी मुद्रा खरीदता है, उसी विदेशी मुद्रा को अगर वो आज की आज ही बेच दे, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। 1978 से पहले आरबीआई ने बैंक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं किया था, क्योंकि मान लो आज अगर एक बैंक बहुत बड़ी अमाउंट में यूएस डॉलर खरीदता है, तो वो डिमांड को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, सेम अमाउंट को वो शाम को बेच देता है, तो सप्लाई को बढ़ा रहा है। एक ही दिन में डिमांड और सप्लाई एकदम से बढ़ गई, घट गई, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें डिमांड और सप्लाई में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आएंगे। इसलिए आरबीआई ने पहले बैंक्स को अलाउ नहीं किया था। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो आरबीआई के लिए ज़रूरी हो गया कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ कर दे। अब याद रखना कि ये वो टाइम था जब इंडिया पार वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहा था। तो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डेली बेसिस पर बाइंग और सेलिंग रेट डिसाइड करता था, अनाउंस करता था। ये एक्सचेंज रेट होते थे मेजर करेंसीज के साथ। मेजर करेंसीज वो करेंसीज हैं, उन देशों की करेंसीज हैं जिनके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। बाइंग रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक इंटर बैंक मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते हैं। सेलिंग रेट वो रेट है जिस एक्सचेंज रेट पर बैंक फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं इंटर बैंक मार्केट में। जब तक इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 था, तब तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड था। आरबीआई का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कुछ तो उस टाइम पर इंडिया पार वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहा था, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो मार्केट एक्सचेंज रेट को हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बराबर रखे। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी थी कि अगर कोई इस एक्ट के प्रावधान को नहीं मानता है, प्रोविजंस को नहीं मानता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। ये स्ट्रिक्टनेस 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद ख़त्म हो गई। जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, उसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो हाई रेगुलेशंस थी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी, उनको भी ख़त्म कर दिया। 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट ने विदेशी निवेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम चाहते थे कि हमारे देश में फॉरेन कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसके लिए हमें चाहिए कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके निवेश करना चाहती है, तो उसके लिए अपनी करेंसी को इंडियन रुपी में बदलना आसान हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जितने हमारे कंट्रोल्स थे उसको हमने कम से कम कर दिया, ताकि आसानी से कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपनी करेंसी को इंडियन रुपी में बदल पाए। इसके अलावा हमने पार वैल्यू सिस्टम को ख़त्म कर दिया और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना लिया, जिसके अंडर जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स थे वो सारे मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए कि डिमांड और सप्लाई की मदद से हमारा एक्सचेंज रेट तय हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या किया कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हमने अमेंड कर दिया, ताकि हम लोग लिबरलाइज कर सके अपना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके लिए हमने फेरा एक्ट की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को ख़त्म कर दिया। इससे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता था कि अगर हमारे पास किसी भी तरह से विदेशी मुद्रा आती है, फॉरेन करेंसी आती है, तो हम लोग उसको आरबीआई के पास जमा कराएं। इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया। जितनी भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज थी उनको ख़त्म कर दिया गया। हमने इस हद तक फेरा को चेंज कर दिया कि ये एक्ट लगभग रिडंडेंट बन गया, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इन सारी लिबरलाइजेशन एफर्ट्स की वजह से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, डिमांड और सप्लाई अपने आप एडजस्ट होने लगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फेरा एक्ट लगभग रिडंडेंट हो गया था,
तो हमें ज़रूरत थी एक नए रेगुलेशन की। तो 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का काम था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज करना, ना कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाना जैसा कि फेरा के अंडर लगाई गई थी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका क्या मतलब है? करंट अकाउंट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के लिए करी गई ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने विदेश में कुछ सामान बेचा, उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिली, उस फॉरेन करेंसी को आप इंडियन रुपी में चेंज करना चाहते हो, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है, आप उसको पैसे भेजना चाहते हो, उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, तो आप जब इंडियन रुपी के बदले में फॉरेन करेंसी लेते हो, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको भी हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल होने का क्या मतलब है कि इन सारे ट्रांजैक्शन के लिए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के लिए अगर आपको विदेशी मुद्रा मार्केट में जाकर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन उसको फ्रीली कर सकते हो। किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लगेगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बुक में से अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।